दोस्त, भारत के प्राचीन इतिहास में यानी कि एशियंट इंडियन हिस्ट्री में हम द वैदिक जो एज है हमारा, आज की इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर की चर्चा करने वाले हैं। ऐसे तो ये जो चैप्टर है हमारा वो एनयूएस बोर्ड के जो भी बच्चे हैं उनके हिस्ट्री का क्लास 12th का 4th चैप्टर होने वाला है। लेकिन अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए एंशिएंट इंडियन के बारे में जो हिस्ट्री है वो काफ़ी जरूरी हो जाता है जानना। याद रहे हमारा जो वैदिक एज है यानी कि वैदिक काल जो है हमारा, जब वेदों के तहत पूरा मतलब कि समाज सोसाइटी हमारा चला करता था, आर्य वगैरह आए थे, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में जानेंगे। 1500 बीसी से लेकर आपका 600 बीसी तक माना जाता है, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को हम बीसी से डिनोट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा काल हो गया। तो आज की इस वीडियो हम इस पूरे टॉपिक को डिस्क्राइब करेंगे एक एक करके। करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में। याद रहे इसके बारे में हम क्यों जान रहे हैं, आपको मैंने इस चैप्टर यानी कि वैदिक एज से पढ़ाने से पहले मैंने आपको वो चैप्टर पढ़ा दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो सजेस्ट करूंगा जाके फटाफट देखिए, लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। अब ये बात करते हैं, देखो हड़प्पा सभ्यता जिसका काल 2600, कब 2600 ईस्वी पूर्व यानी कि 2600 पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व यानी कि 1900 बीसी, ये है आपका, ये हड़प्पा सभ्यता का समय काल माना जाता है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता इस समय से लेकर इस समय तक थी। नव पाषाण काल यानी कि न्यूलिथिक काल के आसपास जब ये हड़प्पा सभ्यता बसना स्टार्ट हुई, एग्रीकल्चर की तेजी से शुरुआत हो गई थी। यहाँ पे लोग एग्रीकल्चर क्या करते थे, अपने आप में ही हड़प्पा सभ्यता दुनिया के ग्रेट सिविलाइजेशन बन पाई, क्योंकि अपने आर्ट के कारण, है ना, महान इसका आर्ट हुआ, ग्रेट बात, विशाल स्नानागार, तमाम तरह की सभ्यताओं से बहुत ज़्यादा मतलब एडवांस हमारा हड़प्पा सभ्यता था। और इसी हड़प्पा सभ्यता जिसकी हम भैया बात किया अभी हमने लास्ट चैप्टर के अंदर कि 1900 बिफोर क्राइस्ट बीसी में क्या हुआ, इस हड़प्पा सभ्यता का एंड हो गया। हमने बात किया था ना कि भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, सिंधु सभ्यता सूख गई थी पूरी, या सिंधु सभ्यता का पूरा डायरेक्शन चेंज कर दिया, डाइवर्सन हो गया था उसका, या आर्यों ने आक्रमण कर दिया। अब ये आर्य कौन है, ये आर्य, इसी के बारे में इस चैप्टर में हम क्लियर करेंगे कि आर्य कौन होते हैं। और 1900 यानी कि 2600 से लेकर 1900 के बीच में तो आपका हड़प्पा सभ्यता है ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन रहा है। और 1900 में ही जब हड़प्पा सभ्यता का एंड हुआ, है ना, जब हड़प्पा सभ्यता का डिक्लाइन हो गया, उसके बाद आर्य आने स्टार्ट हो गए। और हड़प्पा सभ्यता के आसपास का जो एरिया है, देखो ये पूरा आपका हड़प्पा सभ्यता, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये पूरा ये हड़प्पा सभ्यता है ना, 2 भाग में डिवाइड हुआ करता था हड़प्पा सभ्यता आपका, एक वेस्ट में और एक ईस्ट में। अब हुआ यहाँ पे ये कि हड़प्पा सभ्यता के आसपास के एरिया में आर्य लोग आ गए। अभी मैंने आपको कहा कि और उन्होंने ही हड़प्पा सभ्यता के आसपास एरिया में आके वो बस गए, जो कि आर्य कहलाए। अब ये आर्य कहाँ से आए, क्या ये आर्य इंडियन ही थे, ये थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट यानी विवाद का मुद्दा है, लेकिन बुक्स क्या कह रहा है पहले हम इसकी बात करेंगे कि आर्य कौन थे। पर सिविलाइजेशन के जो क्षेत्र आपका जो एरिया है उसके आसपास के एरिया में आर्य लोग आकर बसे, और यहीं से एक न्यू एज की स्टार्ट होती है जिसको हम वैदिक एज यानी कि वैदिक काल कहते हैं। क्लियर है। तो हड़प्पा सभ्यता के आसपास का जो क्षेत्र रहा वहीं पे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता पूरा आपका नष्ट हो गया था, या आपका पूरा हड़प्पा सभ्यता था, तो इसके आसपास का जो भी एरिया है आपके, है ना, यानी कि कह सकते हैं कि भारत इंडिया के वेस्ट का पार्ट, है ना, और नॉर्थ का पार्ट, ये जो नॉर्थ और वेस्ट का पार्ट है यहीं पे मेन आर्य आए थे और यहीं पे आके वो बस गए थे। क्लियर है। 1900 बीसी में जब हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ तो एक नई एज की शुरुआत हुई, द वैदिक एज, जिसके बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये होगी बात यहाँ पे। तो ये आपके आर्य हैं जो हड़प्पा सभ्यता के बाद ही एक नए सिस्टम की शुरुआत करते हैं, और यहाँ से आपका आर्या यानी कि आर्या का पीरियड जो है, आर्यंस, उनका पीरियड स्टार्ट होता है। द वैदिक टेक्स्ट, यानी कि पहले हम ये बात करते हैं ये वेदा होता क्या है आपका, ये जिसको हम वेदा कहते हैं, यानी कि हिंदी में वेद कहते हैं। और हमारे जो वेद है आपके, है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों ही वेद उस समय और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे, और हिंदू धर्म के अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट माना गया इसको। ये चारों वेदों को देख सकते हैं यहाँ पे, ये चारों वेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। डिस्क्राइब करेंगे हम ये चारों वेद का मतलब क्या होता है, ये चारों वेद होते क्या है। यहाँ पे कुछ लाइन लिखा मिलेगा आपको, द वर्ड वेदा, ये जो वर्ड है ना, ये वेदा, ये जो वर्ड है वेदा इज डिराइव्ड, ये कहाँ से लिया गया है, फ्रॉम द रूट विद, यानी कि एक वर्ड है विद, किससे लिया गया ये जो वेदा वर्ड है आपका, ये
वेद, वेद वर्ड विद से लिया गया है, ठीक है। अब ये विद जो है इसका मतलब क्या होता है, टू नो, यानी कि इसका मतलब होता है जानना, ठीक है, क्लियर है। ये जो वेद वर्ड है आपका, ये विद, किससे, विद से लिया गया है, और इस विद का मतलब क्या होता है, जानना, ठीक है, टू नो। सेकंड लाइन क्या है आपकी, द वर्ड वेदा, आपका ये जो वेदा है ये क्या करता है आपको, ये इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये आपको बहुत डीपली नॉलेज देता है, इसके जो इसमें है नॉलेज, ये नॉलेज देता है आपको, और ये आपका वैदिक साहित्य कहलाता है, यानी कि क्या कहलाता है आपको, ये टेक्स्ट कहलाता है। यहाँ पे क्या है, जो आपके जो वैदिक टेक्स्ट है इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक आपका मंत्र है, मंत्र में आपके जो चारों वेद हैं वो आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। जैसा कि अभी हमने यहाँ पे वो चारों वेद देखे, ये चारों वेद आपके आते हैं मंत्र वाले कैटेगरीज में, जिसमें मंत्र को बताया गया, ओनली मंत्र को बताया गया, ठीक है, वो आपके हैं ये चारों के चारों वेद, ठीक है। अब एक चीज और है, एक आपका ब्राह्मण है। अब ये ब्राह्मण में क्या बताएगा भाई, है ना, ये चीज आप देख रहे हो। अब इस ब्राह्मण में पहला आपका कैटेगरी हो गया मंत्र, जो आपके चारों वेदों के अंदर जो मंत्र वगैरह है उसको अलग से दिखाया गया है। अब आपका एक ब्राह्मण में क्या बताया गया है, इसमें आपके जितने मंत्र हैं उसको एक्सप्लेन किया गया है। मंत्र को क्या गया है, जो मंत्राज आपके सारे इसके अंदर, उसको एक्सप्लेन किया गया है ठीक तरीके से, मतलब कि डीपली एक्सप्लेन किया गया है, मीनिंग भी बताया गया है। और इसी के साथ ये भी बताया गया है कि जो सैक्रिफिशियल, यानी कि बलिदान देना, जो आपका जो बलि दिया जाता है, बलिदान जो बलि दिया जाता है उसके क्या क्या नियम्स हैं, उसके क्या क्या यानी कि रूल्स वगैरह उसके क्या हैं, ये सब ब्राह्मण में बताया गया है। तो मंत्राज आपके चारों वेदों के बारे में है, एंड ब्राह्मण किसके बारे में, ब्रह्म के अंदर आपके बलिदान के नियम, और साथ ही साथ इन मंत्र के जो वर्ड्स है उनको एक्सप्लेन करके बताया गया है ब्राह्मण में। दोनों आपके अलग अलग कैटेगरीज हैं, ठीक है, पहला और दूसरा, यानी कि वैदिक जो टेक्स्ट है आपका, जो वैदिक साहित्य, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्लियर हो जाता है यहाँ पे। चलिए अब एक चीज देखते हैं हम कि द वैदिक टेक्स्ट, तो हम ये सोचते हैं कि वैदिक टेक्स्ट की हम बात किस समय की कर रहे हैं, है ना, यानी कि इसका वैदिक का ये जो टाइम पीरियड है वो क्या है। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ऋग्वेद की, जो सबसे पहला वाला है, सबसे पहली इसी की रचना की गई थी, यानी सबसे पहले इसी को लिखा गया था। जो हड़प्पा सभ्यता के आसपास के क्षेत्र में रहते थे उन्हीं लोगों ने इसकी रचना करी थी। यहाँ पे 1500 ईस्वी पूर्व, यानी कि 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक इसकी रचना होती रही है ना। उसके बाद इन सब की रचना की गई है, और आर्यों ने इनकी रचना करी है, इसके प्रमाण हमें मिलते हैं, इसके हमें एविडेंस मिलते हैं। द लेटर वैदिक पीरियड, यानी कि वैदिक पीरियड के बाद, इन चारों पीरियड के बाद के समय जो है आपका वो 1000 बीसी से स्टार्ट होता है और 600 बीसी तक चलता है। अभी आज के इस वीडियो में हम इस पीरियड की बात करेंगे, यानी कि 1500 से लेके 1000 बीसी तक की हम बात करेंगे, और जब इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आएगा उस नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इस वाले पीरियड की बात करेंगे। जो आपका ऋग्वेद है सबसे बड़ा आपका यही है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर टोटल 1028 मंत्राज है। अब मैंने आपको बताया कि इन चारों ही वेदों के अंदर मंत्र को बताया गया है, मंत्र के बारे में बताया गया है, और जो आपका ब्राह्मण है उसके अंदर आपका क्या है, ब्राह्मण के अंदर मंत्रों की एक्सप्लेनेशन दी गई है। ऋग्वेद के अंदर आपके टोटल 1028 मंत्राज है, जो कि सबसे ज्यादा है इन तीनों के मुकाबले में। और इन 1028 मंत्रास को, यानी कि हिम्स को, कितने, लगभग 10 मंडलों में बांटा गया है। मान लो कि ऋग्वेद है आपका, ऋग्वेद में टोटल 10 यूनिट है, और 10 यूनिट के अंदर लगभग सारे चैप्टर जो बांटेंगे, एक यूनिट में मान लो कि 100 चैप्टर आ गए, दूसरे में आपके 150 चैप्टर आ गए, वैसे आपके टोटल 1028 है टोटल आपके, ठीक है। तो इसमें जो मंत्रास है वो कितने हैं, 10 मंडलों में 1028 मंत्रास को दिया गया है। ये आपका ऋग्वेद की बात हो जाती है। ऋग्वेद के बारे में इसलिए बताया जा रहा है कि ऋग्वेद ही सबसे पहला आपका जो वेद है, जिससे उस समय की पूरी कल्चर और सोसाइटी चला करती थी और लोग उसको माना करते थे। अब एक चीज ध्यान रखना, रिसेंटली यानी कि अभी हाल फिलहाल में जो आपका ऋग्वेद है, ये जो पहला वाला वेद है आपका जो ऋग्वेद है, इसको यूनेस्को के द्वारा क्या किया गया है, इसको उस लिस्ट में शामिल किया गया है जिसमें लिटरेचर सिग्निफाइंग वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज, यानी कि विश्व की एक धरोहर के रूप में ऋग्वेद को शामिल किया गया है। विश्व के तमाम देशों के लिए भी अब इसका महत्व है, और लोग आज भी इसको पढ़ के तमाम तरह की जानकारी हासिल करते हैं। रूल्स है उसके बारे में हमें बताता है मंत्र के रूप में, ठीक है। तो क्लियर है। तो यूनेस्को के द्वारा रिसेंटली इसको एक विश्व धरोहर के रूप में इंपॉर्टेंस दी गई है और लिस्ट में शामिल किया गया है। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ वेदास, यानी कि
आपके जो चारों पार्ट्स हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अब इन चारों ही वेदों को हम डिस्क्राइब करेंगे कि इस वेद में क्या है, इस वेद में क्या क्या आपको दिया गया है जो आपको समझना है। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आता है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या बताया गया है? प्रेजेस ऑफ गॉड्स के बारे में बताया गया है ना, कि हम गॉड्स की प्रार्थना कैसे करें, यानी कि इसके अंदर प्रार्थना के बारे में बताया गया है, जो आपका पहला ऋग्वेद है। दूसरा आपका आता है सामवेद। सामवेद के अंदर ओरिजिन ऑफ म्यूजिक, यानी कि जो आपका संगीत है उसका उदय कैसे हुआ, इसके बारे में बताया गया है ना। शब्द ब्रह्मा के बारे में बताया गया है एंड नाद ब्रह्मा के बारे में बताया गया। शब्द ब्रह्मा एंड नाद ब्रह्मा दोनों में क्या क्या है डिफरेंस, इन सब के बारे में पूरा डिस्क्राइब किया गया है। किसमें? सामवेद के अंदर। ये ब्राह्मण के ही टाइप हुआ करते थे। एंड यजुर्वेद, जो आपका यजुर्वेद है उसमें वेदास ऑफ वर्शिप, यानी कि पूजे का तरीका बताया गया, पूजा पाठ कैसे करते हैं इसका तरीका बताया गया है ना। ये हो गया आपका यजुर्वेद। एंड आपका अथर्ववेद है। अथर्ववेद के अंदर वेरियस ब्रांचेस ऑफ साइंस, जो आपका विज्ञान है उसके कौन कौन सी शाखाएं हैं उसके बारे में बताया गया है। आयुर्वेद के बारे में बताया गया है, इकोनॉमिक्स के बारे में बताया गया है, इंक्लूडिंग वैदिक मैथ्स के बारे में। आपने सुना होगा वैदिक मैथ्स, जो आज के लोग भी बहुत मतलब कि कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है। तो वैदिक मैथ्स के बारे में जानने के लिए लोग अथर्ववेद के बारे में पढ़ते हैं। और विश्व के तमाम देश, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा है ना, दुनिया के तमाम देशों के लोग आज भी अथर्ववेद के बारे में जानते हैं, ताकि वो जो आपका वैदिक मैथ्स है इसके बारे में वो जान पाए। और वैदिक मैथ्स ही आपका जो है तमाम तरह के क्वेश्चंस को सोल्व कर देता है। क्लियर हो जाता है कि वेदों में क्या क्या आपके दिए गए हैं, है ना। चलिए अब हम समझते हैं क्या माइग्रेशन ऑफ द आर्यंस। अब हम बात करते हैं ये जो वेद है इसको लिखा किसने है, प्लस ये आर्यस कौन है, यानी कि इनको हम आर्या कहते हैं। आर्य लोग कहाँ से आए, क्यों आए, कैसे आए, किस तरीके से आए, ये आए भी हैं या यहीं पे हैं, कौन से हैं भाई लोग ये। देखो ये सब आपके आर्यस हैं। स्पेशली देखो आर्यस के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। ये मैं टोटल मैं फैक्ट की बात करूँगा जो पहले बुक्स में है, जो बताया जा रहा है, क्योंकि एक डिस्ट्रीब्यूट का मामला है। ये लोग मानते हैं कि आर्यस भारत के ही एक वंशज है रूप में, ठीक है। देखो द ऑथर्स ऑफ द वैदिक हिम्स, जो आपके जो वैदिक जो मंत्र हैं, वर द आर्यंस। कहा यह जाता है जो आपके मंत्र हैं, यानी कि जो वेद के जो मंत्र दिए गए हैं, यानी कि कैसे वेदों की जो रचना है वो आर्यस या जो आर्य है उन्होंने करी है। यहाँ तक तो ये क्लियर है आपका। तो आपको सिर्फ यही बताना है कि जो वेद हमारे जो वैदिक जो मंत्र है उसकी जो रचना है वो किसने, आर्यंस ने करी है, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं हम इन आर्यंस को ही 19वीं सेंचुरी तक इन आर्यंस को भारत का एक वंश माना गया था, ठीक है, कि ये भारत के ही है वंश, ठीक है, एक रेस माना गया था भारत का है, जिनको लिंग्विस्टिक ग्रुप के रूप में जाना जाता है। अब लिंग्विस्टिक ग्रुप उसे कहते हैं जो इंडो यूरोपियन, यानी कि जिनको एक से अधिक भाषाएं, एक से अधिक लैंग्वेज आती है ना। जैसे कि इनको इंडो यूरोपियन कहा जाता था, जैसे कि यूरोपियन लैंग्वेज भी जानते थे, ये इंडो यानी कि एशियन लैंग्वेज भी जानते थे, इसलिए इनको इंडो यूरोपियन और लिंग्विस्टिक ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आगे चल के जो ये भाषा बोलते थे, जो ये लैंग्वेज यूज करते थे, उसी लैंग्वेज से संस्कृत का, लैटिन का एंड ग्रीक और तमाम तरह के जो लैंग्वेज है उनका ओरिजिन हुआ है। अब जैसे कि कुछ प्रमाण है, कुछ हमारे पास से कुछ फैक्ट भी हैं जो ये बताता है कि सच में ऐसा है कि ये जो लोग वर्ड यूज करते थे वो तमाम संस्कृत वगैरह, लैटिन वगैरह से मैच खाते हैं। कैसे खाते हैं चलिए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ दिया गया है आपको, पहले मैं ये बताता हूँ, ये फैक्ट की बातें कही जा रही है। जैसे कि संस्कृत का वर्ड्स है मत्री, क्या वर्ड है, मतरी, जैसे को मत्र भी कहते हैं इसको मतरी। ये पितरी आर सिमिलर से, यानी कि एक वर्ड है मतरी और पितरी, ये दोनों सिमिलर है किसके, यानी कि ये दोनों सिमिलर है लैटिन भाषा के मातर और पातर से। किसे ये जो इनार, ये जो आपका वर्ड है ये हित्ती, तुर्की के जो हित्ती है उनसे मिलता है। और यहाँ पे क्या है, इस वर्ड को ही सेम एज इट इज, इस वर्ड का मतलब इंदिरा के रूप में वेदास में भी देखा गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन वर्ड्स के जो सिमिलरिटीज पाए जा रहे हैं, इसी से ये होता है कि वेदों से ही तमाम तरह के ये जो वर्ड्स निकल कर आ रहे हैं ये निकले हुए हैं। तो इसलिए वेदों का महत्व ना कि भारत के लिए बल्कि के तमाम देशों प्लस उनकी लैंग्वेज, उनकी कल्चर्स के लिए है। अब ये समझते हैं ये जो आर्यंस आए, ये आए कहाँ से। एंड्रोनोवो कल्चर, एंड्रोनोवो सभ्यता दक्षिणी साइबेरिया के पास में है। यहीं से लोग, ये जो आर्यंस जिनको हम कह रहे हैं,
देखो सबसे पहले बात करते हैं कि इनको हम आर्यंस क्यों कह रहे हैं। क्योंकि इनको इसलिए आर्यंस कह रहे हैं क्योंकि इंडो यूरोपियन के रूप में इनको डिनोट किया जाता है, जो एक से अधिक भाषाओं को जानते हैं, जो एक से अधिक लैंग्वेज को जानते हैं। क्लियर है। अब भाई ये साउथ साइबेरिया से, और साउथ साइबेरिया में एक कल्चर है और उस कल्चर को हम एंड्रोनोवो कल्चर के नाम से जानते हैं। जैसे कि इंडिया का जो एक कल्चर था हड़प्पा सभ्यता जैसा था, वैसे आपका छोटा सा यहाँ पे कल्चर था भाई, कौन सा, एंड्रोनोवो कल्चर। तो एंड्रोनोवो एक जगह का नाम है यहाँ पे, वहीं से लोग निकलकर साउथ रशिया से कह सकते हैं हमें ना, साउथ रशिया का साउथ का पार्ट जो है उस वहां से निकलकर ये सेंट्रल एशिया में पहुंच गए। अब यहाँ पे एक चीज देखो आप, इस मैप में बिल्कुल साफ तरीके से दिखाया गया है कि ये लोग कहां से कहां तक पहुंचे। सेंट्रल एशिया से यानी कि साउथ से निकल के ये सेंट्रल एशिया में आ गए, और ये सेंट्रल एशिया से निकलकर ये भारत के वेस्ट यानी कि नॉर्थ और वेस्ट पार्ट में आकर बस गए। आर्यनस लोग यहीं पे आके बस गए और यहीं पे आके तमाम ग्रंथों की रचना करी और यहीं पे आके अपने सर्वाइव किया इन्होंने। ठीक है, अभी बात करेंगे कि इन्होंने आके यहाँ पे किया क्या। लेकिन आर्यंस लोग से भारत में ही नहीं आए, आर्यंस लोग यहाँ से निकलकर मध्य एशिया यानी कि ये सेंट्रल एशिया में आए और यहाँ से ये पूरे भारत में आए, और सेंट्रल एशिया से ही ये ईरान वगैरह है ना, एंड एंटोलिया, यूक्रेन से निकलकर ये तमाम देशों में पहुँच। देखो कहाँ कहाँ जा रहे हैं ये आर्यंस, फिर यूरोप में जा रहे हैं ना, यहाँ जा रहे हैं। तो यहीं से निकल के ये आर्यंस पूरे वर्ल्ड में फैल गए, पूरी दुनिया के तमाम देशों में चले गए। और सबसे बड़ी बात, सेंट्रल एशिया से ये आर्यंस इंडिया में आ गए, भारत में आ गए, और भारत के कहाँ पे, वेस्ट और नॉर्थ पार्ट में आ गए। यहाँ तक पार्ट क्लियर हो जाता है। मैं फटाफट एक बार मैप को दिखाता हूँ इंक्रीज, यानी कि शायद इसका मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये आपका रसिया का साउथ का पार्ट है। साउथ में जो साइबेरिया है आपका, साइबेरिया के ये साउथ में आपका एंड्रोनोवो एक कल्चर है। इसी कल्चर से निकलकर ये आर्यंस लोग कहाँ पे आते हैं, इस जगह पे आते हैं, और यहीं से ये निकलकर ये सेंट्रल एशिया में आ जाते हैं। ये आर्यंस लोग ये सेंट्रल एशिया में आने के बाद ये इस जगह से कहाँ घुस जाते हैं भाई, इंडिया में चले जाते हैं, और इंडिया से ही ये आकर यहाँ पे बसते हैं। भारत के नॉर्थ और वेस्ट के पार्ट में आके ये बस जाते हैं, यहीं पे आके ये स्टेबल हो जाते हैं और तमाम तरह के एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट करते हैं। और सेंट्रल एशिया से ही ईरान वगैरह प्लस यूक्रेन से, आपको दिख रहा है यूक्रेन रसिया में ही आता है भाई, ये यूक्रेन से ही निकलकर तमाम देशों में फैल गए। तो यहाँ पे इस कल्चर का नाम रखना एंड्रोनोवो कल्चर, यहीं से निकल के ये सब जा रहे हैं। और ये बात हो रही है सेकेंड मिलेनियम की, कब, दूसरी सहस्राब्दी की। ठीक है, दूसरी सहस्राब्दी ईस्वी पूर्व की, जिसको हम सेकेंड मिलेनियम BC के नाम से जानते हैं। यहाँ तक क्लियर हो जाता है। चलिए अब हम आते हैं आगे, यानी कि एविडेंस क्या है, किस बिहाफ पे हम कह रहे हैं कि आर्यंस यहीं से आए, यानी में साउथ रसिया के पार्ट से ही सेंट्रल एशिया, देन फिर ये इंडिया में आए और वर्ल्ड के तमाम कंट्रीज में फैल गए, स्प्रेड हो गए। किस बिहाफ पे हम कह रहे हैं, तो हम पहले एविडेंस की बात करते हैं। देखो सबसे पहले ये जो हम बात कर रहे हैं एविडेंस के रूप में, ये ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 1900 BC एंड 1500 BC से बात कर रहे हैं। और इसी के बीच में, क्योंकि 1900 में हड़प्पा सभ्यता का एंड हो गया था, याद करो 2600 से लेकर ईस्वी पूर्व में 1900 ईस्वी पूर्व तक आपका हड़प्पा सभ्यता चलता है। 1900 ईस्वी पूर्व में हड़प्पा सभ्यता का डिक्लाइन एंड हो जाता है, फॉल हो जाता है, और उसके बाद आपका ये आपका वैदिक पीरियड स्टार्ट होता है। और 1500 BC तक का ये पीरियड है जहाँ में एविडेंस मिले हैं, जिसके बिहाफ पे हम ये कहते हैं कि सच में आर्यंस लोग आए थे और वहाँ पर रहे भी थे। यहाँ से हमें क्या क्या पाए गए हैं, यहाँ से हमें घोड़े पाए गए हैं, है ना, व्हील्स, यहाँ पे हमें पहिए वगैरह पाए गए हैं, फायर कल्ट यानी कि उपासना करने के लिए जो आग जलाते थे, ये ऐसे हवन के लिए यूँ कहते थे ना, ये उपासना करते थे, हवन टाइप पे बनाते थे ये, है ना। तो हमें फायर कल्ट पाए गए, यहाँ से क्रीमेशन पाए गए, यानी कि शवदाह के जो तरीके हैं, यानी कि मरने के बाद जो अंतिम संस्कार किया जाता है उसके हमें साक्ष्य एविडेंस पाए गए हैं। और ये सभी के सभी पार्ट्स ये हुआ कि इंडिया के अंदर आर्यन लाइफ से ही जुड़ा हुआ है। इसके बिहाफ पे ही हम ये कहते हैं कि आर्यंस यहाँ पे आए और बसे,
और इस तरीके से आर्यंस के रूप में हमें ये यहाँ पे एविडेंस मिलते हैं। इसके बाद भी जो यहाँ के आर्टिफैक्ट्स यानी कि जो कलाकृतियाँ हैं, है ना, और जो मिट्टी के बर्तन हैं, है ना, और उससे भी सिरेमिक्स वगैरह जो हो गया, उनसे भी हमें ये एविडेंस मिलता है कि आर्य लोग यहाँ पे सेंट्रल एशिया से ही आए हैं और इस तरीके से ये साउथर्न एशियन में आके बस गए हैं। अब हम बात करते हैं जियोग्राफिकल ओरिजिन ऑफ द वैदिक आर्यंस। अब ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, सिंपल बात मैं ये बताऊं तो ये तो आ तो गए भारत के अंदर, लेकिन ये रहते कहाँ पे थे आर्यंस लोग? ये क्या है दोस्त, अर्ली वैदिक आर्यंस। जो अर्ली वैदिक आर्यंस है जिस हिस्से में आए हैं उसको सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता है। सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता है। सप्त मतलब होता है 7 और सिंधु मतलब होता है रिवर्स, यानी कि 7 नदियों के आसपास की जो भी जमीनें हैं, जो भूमि है, जो लैंड्स हैं, वहीं पे आके ये आर्यंस लोग बस गए, स्टेबल हो गए और वहीं पे आके ये रहने स्टार्ट हो गए। अब हमें एक एक करके ये समझते हैं कि वो 7 नदी कौन कौन से हैं, क्योंकि आपको उन नदियों का नाम पता होने चाहिए जिसके हिसाब से आप ये बता पाओ। सबसे पहला आपका है रिवर यानी कि सिंधु नदी, दूसरा आपका झेलम हो गया, तीसरा आपका चेनाब हो गया, चौथा आपका रावी नदी हो गया। ये पांचों क्लियर हो गया आपके, इसके आसपास के एरियाज में आके वो बस गए। ठीक है, इंदुस, झेलम, चेनाब, रावी, ये आपके 4 हो गए। पांचवा आपका हो गया सतलुज, 5 नदी हो गए। चलिए अब 2 ढूंढते हैं हम। छठा आपका हो गया ब्यास, छठा ब्यास हो गया। ठीक है, अब कौन सा बच गया आपका? सातवां आपका हो गया सरस्वती नदी। कौन सा हो गया? सरस्वती। तो क्लियर है, यहाँ पे आपके सातों के सातों जो रिवर्स है यहीं आसपास आके वो बसते हैं, जो कि आपका कौन सा पार्ट है? ये आपका नॉर्थ का पार्ट एंड वेस्ट का पार्ट यहाँ पे हो जाता है, जहाँ पे आपके आर्यंस आके बसे। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं अर्ली वैदिक इकोनॉमी, यानी कि जो वैदिक पीरियड के समय ये जो आर्यंस है इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हुआ करती थी। देखो, सबसे मेन इनका काम हुआ करता था पशुपालन, यानी कि ये पशु पालते थे। और पशु में क्या क्या पालते थे? ये कैटल पालते थे, गाय पाला करते थे, सीप पाला करते थे। सीप मतलब ये भेड़ियों को पाला करते थे, गोट्स यानी कि बकरियों को पाला करते थे, एंड हॉर्सेस यानी कि घोड़ों को पाला करते थे। तो इस तरीके से जो इस समय के जो आर्यंस है वो 4 मतलब तो उनके मेन थे, कैटल के रूप में, शिप के रूप में, एंड गोट्स के रूप में, एंड हॉर्सेस के रूप में। इसको हम पैस्टोरलिस्ट के रूप में जानते हैं, यानी कि पशुपालक के रूप में जानते हैं। यहाँ पे एक वर्ड है जिसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। अ लार्ज नंबर ऑफ वर्ड्स आर डिराइव फ्रॉम द वर्ड्स गो, यानी कि ये जो गो वर्ड है ना आपका, गो जिसको हम गो माता के रूप में भी जानते हैं, ये आपका जो गो वर्ड है इससे काफ़ी सारे वर्ड निकले हुए हैं, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। अब वो कौन कौन से वर्ड्स ये देखते हैं। देखो, सबसे पहले ये गो का मतलब क्या होता है? काउ, यानी कि गाय होता है इसका मतलब। ठीक है, ये वो गो वर्ड से क्या क्या वर्ड निकला हुआ है? गो वर्ड से एक आपका गोमत निकला हुआ है, और गोमत का मतलब क्या होता है? वेल्थी पर्सन, है ना, यानी कि जो बिल्कुल पैसे वाला है, जो अमीर है। ठीक है, एंड जितनी भी बेटियां होती है, जो बेटी होती है, डॉटर्स जो होते हैं, उनको धोत्री कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? धोत्री। धोत्री विच मीन्स वन हु मिल्क्स द काउ, यानी कि जो काउ के यानी कि जो गाय है उसके दूध को धोती यानी कि जो निकालती है, आप कह सकते हो। वो गो वर्ड का यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंस है, वो गाय के इंपॉर्टेंस को यहीं से देखा जाता है, और इसलिए भारत के अंदर गो को गो माता के नाम से जाना जाता है। चलिए और आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे ये तो कहा गया कि ये पैस्टोरलिस्ट थे, यानी कि ये पशुपालक थे। जैसे गाय वगैरह हो गया, बकरी वगैरह हो गया, ये उनसे दूध के लिए पालते थे ताकि उनको दूध मिल जाए। प्लस ऐसा भी कहा जाता है, ये सुनने को आता है कि या ये खेती वगैरह करते भी थे, क्या ये एग्रीकल्चर करते थे? एग्रीकल्चर इतने बड़े मात्रा में नहीं हुआ करता था, लेकिन ऐसा कहना कि आर्यंस को एग्रीकल्चर का नॉलेज ही नहीं था, ये गलत होगा। ठीक है, तो उनको नॉलेज था लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में नहीं हुआ करता था जितनी बड़ी मात्रा में आपका पशुपालक हुआ करता था, यानी कि पशु का पालना। इस तरीके से खेती की जानकारी थी, लेकिन पशुपालक यानी ये पशु को ही पाला करते थे जिससे कि उनकी जरूरत पूरी हो जाए, लेकिन वो खेती भी करते थे जिसके प्रमाण हमें मिले, एविडेंस मिले हैं। लेकिन वो अपनी जरूरतों को पूरा करने तक ही किया करते थे, लेकिन एक्सपोर्ट भी करना है उनको, बहुत दूर तो भेजना भी है। क्यों? क्योंकि भाई हमें पशुपालक के रूप में जानवरों की संख्या तो मिली है वहाँ से, लेकिन हमें खेती के रूप में एविडेंस कम पाए गए हैं।
इसलिए हम ये कहते हैं कि वो खेती करते थे लेकिन कम मात्रा में। आगे के आने वाले समय में खेती की तुलना मतलब कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और लोगों को खेती की नॉलेज बहुत ज़्यादा हो गई थी और फिर खेती बहुत बड़ी मात्रा में की जाने लग गई, एग्रीकल्चर की बहुत स्प्रेडिंग हो चुकी थी यहाँ पे। तो ये आपका पार्ट क्लियर हो जाता है। अब एक चीज़ और, अभी तो हमने यहाँ पे ये समझ लिया कि ये जो लोग थे ये कहाँ से आए हुए थे, ये साउथ रशियन के पार्ट से सेंट्रल एशिया में, देन साउथर्न एशिया यानी कि फिर इंडिया में आए। और ये भी कहा जाता है, बहुत इतिहासकारों के मन में अलग अलग विचार है इसके बारे में, जो कि आज मैं आपको बताता हूँ। आर्यस लोग भारत के ही थे और भारत में ही थे ये, है ना, और यहीं पे रहते हुए इन्होंने लिखा है, तभी तो आर्यभट्ट कहा जाता है यार। कहीं बाहर के नहीं थे, ये भारतीय ही थे, भारतीय ही मूल वंशज है भारत के ये, और यहीं पे इन्होंने ये सब कुछ किया, ऋग्वेदों की रचना करे, यहीं के निवासी थे ये, ठीक है, ऐसा कहा जाता है तमाम इतिहासकारों के द्वारा। और कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि नहीं, ये मध्य एशिया से यानी कि सेंट्रल एशिया से भारत में वर्ल्ड के तमाम कंट्रीज में गए थे। तो दोनों में अलग अलग विचार है, जो कि आपको दोनों ही विचार एग्जाम्स में लिखकर बताना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है, आपको पता है क्या है आर्यंस लोग कहाँ से आए थे, नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, है ना। तो ये खेती में जैसे कि आज हम कहते हैं ना जौ, तो ये जौ को उगाया करते थे, जौ जैसा बाजरा वगैरह हो जाता है, लेकिन ये जौ की खेती करते थे, इसके हमें साक्ष्य मिले हैं वहाँ पे। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में और भी काम किया करते थे, जैसे कि बढ़ई वगैरह हो गए, बुनाई करना, रंगाई करना, ये सब भी क्या करते थे ये आगे चल के, है ना, ये आगे अपने सामानों को और दूसरी जगह पे लेके जाना, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली थी यहाँ पे। क्या थी यहाँ पे थी आपकी वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी यहाँ पे सिक्के या पैसे तो हुआ नहीं करते थे, जिसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम। वस्तु यानी एक गुड्स से दूसरे गुड्स पे एक्सचेंज करना, पैसे तो होता नहीं था, जो यानी कि मेरे पास जो सामान है, मेरे पास चावल है तो मैं दूसरे से गेहूं लूंगा, दूसरे पास गेहूं है तो उससे मैं चावल लूंगा, मतलब ऐसा लेन देन हुआ करता था। तो वस्तु के बदले वस्तु लेना, जिसको हम वस्तु विनिमय प्रणाली बार्टर सिस्टम के नाम से जानते हैं। और ये प्रणाली यहाँ पे थी, ब्राह्मणों को दान देना, है ना, समाज में एक दूसरे की हेल्प करना, सहायता करना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एक दूसरे पे काम करना, ये सब बहुत बेहतर हुआ तरीके से हुआ करता था। कि धार्मिक पूजन में जब पूजा पाठ हुआ करता था तो ये ब्राह्मण को गाय यानी कि जानवर के रूप में गाय वगैरह हो गया, है ना, इन सबको दान दिया करते थे और सोने भी दान दिया करते थे ब्राह्मणों को। तो इस तरीके से आपका हो जाता है वैदिक पीरियड का आपका पूरा काल। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसके बारे में, चेंज इन द लेटर वैदिक पीरियड, यानी कि हम वैदिक पीरियड के बाद का जो फेस आएगा उसमें क्या क्या चेंजेस आया, इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। याद रहे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, वरना नेक्स्ट वीडियो देख नहीं पाओगे। लाइक करके मेरे उत्साह को बढ़ाना, सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों पर शेयर करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, जब तक जय हिंद, जय भारत।